ये सारे टॉपिक पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये समझ लीजिए कि यहां से जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है और जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उसका एक नया टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, आपने देखा कि 1905 ने भी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था ना। राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसकी जो स्पीड थी, जो तीव्रता थी, उसको बढ़ा दिया था, है ना। 1905 में क्या हुआ था कि भारतीयों ने अपने देश में वस्तु और सेवाओं के निर्माण की शुरुआत की, दोबारा से स्वदेश की बात की, स्वशासन की बात की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ 1928 तक आते आते, क्या ऐसी चीजें आई, ब्रिटिश शासन की कौन कौन सी वो नीतियां थी जिनकी वजह से हम कहते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में और राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई शुरुआत हो जाना। और नई शुरुआत क्या, भारतीयों का अपने देश के लिए कि कैसा शासन हम चाहते हैं, कैसा देश हम चाहते हैं, कैसी राजनीतिक व्यवस्था हम चाहते हैं, उसका प्रारूप तैयार करना। भारतीयों की स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दिखाई देगी आपको। 1928 के बाद, 1928 के बाद भारतीयों ने कहा अब स्वशासन नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे। आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और ये चला 1914 से लेके 1918, 1914 टू 18। 1918 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समझना ध्यान से, ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो सिर्फ रटना पड़ेगा। रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, जिन्ना की मांगी कौन सी थी, साइमन कमीशन क्या था, रटना नहीं है, समझना है, याद तो अपने आप ही हो जाता है। 1918 में क्या परिस्थितियां थी, आप खुद बताइए। जब भी विश्व युद्ध होता है या हुआ होगा, या किसी एक क्षेत्र में भी अगर युद्ध हो जाए, क्षेत्रीय स्तर पर भी अगर युद्ध हो, तो उस युद्ध का एक परिणाम तो सबसे जरूरी है, आएगा ही आएगा, वो आर्थिक हानि है ना। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ पीपल, है ना, जान माल की हानि होगी ही होगी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व के स्तर पर आर्थिक हानि देखी गई। और ये जो आर्थिक हानि थी, इसका जो स्तर था, ये ब्रिटेन के ऊपर सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के ही उपनिवेश सबसे ज्यादा थे, उसकी सुरक्षा में ब्रिटेन ही लड़ाई में सबसे आगे था। तो ब्रिटेन के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसमें एक तो ये कि आर्थिक हानि बहुत ज्यादा हुई युद्ध में, और दूसरी ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था, जो कि भारत में स्वशासन की मांगे बहुत तेजी से उठने लगी। तो ब्रिटेन के लिए बड़ा गंभीर विषय हो गया ये, कि जिस भारत को हमने इतने समय तक अपने नियंत्रण में रखा, अब क्योंकि ब्रिटेन विश्व युद्ध में शामिल था, इसका ज्यादातर ध्यान वहां था, तो उसी समय भारत के राष्ट्रवादियों ने अवसर समझ के क्या किया, सुशासन की मांग की, जनता को इकट्ठा करना शुरू कर दिया स्वराज के लिए, सुशासन के लिए, है ना। तो यहाँ एक तो हानि हुई आर्थिक रूप से, और दूसरी राजनीतिक हानि इनकी हुई कैसे, कि इनके उपनिवेश में स्वशासन की मांग उठने लगी। उपनिवेशों में सुशासन की मांग, तो ये इकोनॉमिक लॉस हो गया और ये पॉलिटिकल लॉस हुआ ना। ये राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और ये आर्थिक प्रभाव बढ़ा। अब 1918 के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने सोचा कि कुछ रिफॉर्म किए जाएं, कुछ सुधार किए जाएं ताकि जो राजनीतिक जो हानि दिखाई दे रही है उसको रोका जा सके। इसका समाधान करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में रिफॉर्म्स किए, सुधार किए, और उस सुधार का नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1919 भी इसे कहा जाता है। तो भारत में संवैधानिक सुधारों का तरीका अपनाया उन्होंने और एक बार फिर से भारतीयों को अपने पक्ष में करने की उन्होंने कोशिश की। अब भारतीयों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और सांप्रदायिक आरक्षण और पृथक निर्वाचन देकर एक बार पुनः भारतीयों को अलग अलग करने की कोशिश की। याद है ना 1919 का अधिनियम, है ना। अब आर्थिक हानि हुई। इस आर्थिक हानि का और परिणाम ये निकला कि ब्रिटेन में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने लगा। बेरोजगारी का स्तर बढ़ने लगा। अब ब्रिटेन की सरकार ने कोशिश की कि धीरे धीरे यहां पर भी जो इकोनॉमिक लॉस है उसको कम किया जाए। अब देखो इकोनॉमिक लॉस तो कैसे पूरा होगा, कैसे खत्म होगा? जब उपनिवेशों से आर्थिक सहायता मिलेगी तभी तो आर्थिक हानि की भरपाई होगी ना। अब इनको अपने पक्ष में करना जरूरी। तो 1918 के बाद से ब्रिटेन ने शुरू किया आर्थिक और राजनीतिक सुधार, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। लेकिन विश्व युद्ध का परिणाम था, कोई 1-2 सालों में भरपाई थोड़ी ना होनी थी, समय लगा। कहते हैं कि 1919 का ये जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम में एक प्रावधान शामिल किया गया था, एक प्रोविजन ऐड किया गया था। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को, मुकेश, समीर, सचिन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें एक प्रावधान उन्होंने शामिल किया और प्रावधान ये रखा कि हम 10 साल के बाद, 10 वर्षों के बाद क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। 10 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी, रिव्यू लिया जाएगा। किस चीज का? कि जो यहां पर भारत सरकार अधिनियम में जो भी संशोधन रखे गए हैं, जो भी बातें बोली गई हैं, उनको किस तरीके से लागू किया गया है और लागू करने के पश्चात भारत में उसने कितना विकास किया है। मतलब सुधार और विकास की समीक्षा की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा 10 वर्षों के बाद। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 ला रहे हैं और लास्ट में एक प्रोविजन डाल दिया कि आफ्टर 10 years देयर विल बी अ रिव्यू, कि कितना वर्क हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कि शासन ने इसके ऊपर कितना काम किया और इससे भारतीयों के राजनीति में, भारत में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो समीक्षा की जाएगी, ऐसा लिखा, उसमें मेंशन था कि 10 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी। किस चीज की? कि भारत में कितना काम हुआ है, कितना कार्य हुआ, किस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेकर, और विकास, कार्य की और विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करना इनको। पीटी में सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब एक बात बताओ, जब 1919 के अधिनियम की 10 वर्षों के बाद जब समीक्षा होनी थी, तो अगली समीक्षा कब होनी थी? 1929, 1929 में समीक्षा होनी थी, यही बनता है। अब हुआ ये 1919 में होनी चाहिए थी समीक्षा, लेकिन 1929 में समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन में उस समय इलेक्शन होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, और वहां पर जो कंजर्वेटिव जो पार्टी की जो सरकार थी, उससे ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हमें वोट ना मिले, हम ना जीत पाए, और ये जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, ये दूसरी पार्टी के पास चली जाए, जो लेबर पार्टी थी, कहीं ऐसा ना हो उसके पक्ष में ये सरकार चली जाए। तो अब उन्होंने क्या किया? इलेक्शन से पहले सरकार एजेंडा बनाती है, भारत में भी समझ सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर जगह यही होता है। देखो, चुनाव से पहले सरकारें क्या करती हैं? अपना एक चुनावी एजेंडा बनाती है, ताकि जनता क्या हो, जो कमियां हो गई, जो गलतियां हो गई, उनको भूल जाए और आगे ये सोचे कि अगर दोबारा ये सरकार आई तो कोई ना कोई अच्छा सुधार करेंगे। तो
तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना हम ये जो 10 वर्षों के बाद जो समीक्षा होने वाली थी 1929 में होने वाली थी, इसको हम 2 साल पहले ही इनिशिएट कर दें। इसकी शुरुआत हम 2 साल पहले से ही कर दें, 1927 से ही कर देते हैं, तो हमारे चुनाव की थोड़ी तैयारी हो जाएगी। अब इससे ब्रिटेन के चुनावों से भारत का क्या लेना देना? बताइए। वेरी गुड। चुनाव में पैसा चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी, उपनिवेश को अपनी तरफ करना था, और अब ब्रिटेन के लोग वोट डालने वाले हैं। तो जब ब्रिटेन की जनता को यह दिखाया जाएगा कि हम लोकतांत्रिक सरकार हैं, हम अपने ही नागरिकों की नहीं बल्कि उपनिवेश की जनता का भी ख्याल रखते हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनके भी डेवलपमेंट का सोचते हैं, तो आप तो हमारी खुद की प्रजा हो, खुद की जनता हो, ब्रिटेन के ही नागरिक हैं। कहते 1928 के आसपास, मतलब ये जो टाइम चल रहा था, इस समय ब्रिटेन में भी भारत के पक्ष में आवाजें उठने लगी थी। क्योंकि आपको याद हो तो कल परसों में जो हमने रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रवादियों ने भारत के बाहर भी भारत के पक्ष में माहौल बनाया, है ना, और ब्रिटेन की जो शोषणकारी नीतियां थी उसको उजागर किया। तो ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन की जनता ने भी, और जो लेबर पार्टी जो थी वो भी क्या अपने जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने भी, कि उपनिवेश की जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। अब ओपोजिशन वाले अगर सवाल उठाएंगे तो जिसको वापस से गवर्नमेंट में आना होगा वो क्या करेगा? अपनी गलतियां सुधारेगा ना। तो उनको ये लगा कि क्यों ना हम भारत में रिफॉर्म करें, तो इससे भारत की जनता भी हमारे पक्ष में हो जाएगी और ब्रिटेन की जनता भी हमारे पक्ष में हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, जो चुनाव आने वाले थे, उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये जो समीक्षा होनी थी इसके लिए एक कमीशन बनाया। 10 वर्षों से पहले ही एक कमीशन, मतलब एक आयोग का गठन किया। क्लियर? तो लिखो यहां, इसके बाद लिखना, ब्रिटेन में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन वाले भी नोट्स बनाए बेटा, मोस्ट वेलकम आंचल, थैंक यू सो मच। तो लिखो यहां पे, ब्रिटेन में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष पूर्व ही, 10 वर्ष से पूर्व ही समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया। अब एक आयोग बना दिया, कमीशन, ठीक है। ये जो आयोग बना, इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए अध्यक्ष के नाम पर इस कमीशन को क्या, किस नाम से जाना गया? साइमन कमीशन इसे कहा गया। और इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी कितने? 7 मेंबर्स वर देयर, ठीक है, 7 सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अब जो बाकी के जो मेंबर बचे, उनमें से एक मेंबर और थे जिनका आगे जाके ब्रिटेन की राजनीति में और भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था, जिन्हें कहते हैं क्लेमेंट एटली। हाँ जी, क्लेमेंट एटली, ठीक है। इन सदस्यों में से कौन थे? एक एटली भी शामिल थे।
जो आगे जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये कमीशन बन गया। अब आपको इतना समझ में आया कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ? भारत में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ 1919 के आधार पर। क्लियर हुआ? 1927 में इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ इसका? इसका गठन हुआ 1927 में। 1927 में इसका गठन ब्रिटेन में। अब जब गठन हुआ तो इसके गठन की सूचना भारत को भी मिली, भारत में भी इसकी सूचना मिली, और सूचना के दौरान ये पाया गया कि एक ऐसा कमीशन गठित किया गया है जो भारत में विगत 8-9 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, राजनीतिक सुधार हुए, संवैधानिक सुधार हुए, उनकी समीक्षा करने आएगा और ये भी देखेगा कि और किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए भारत में, ताकि वहां जो गवर्नमेंट बने वो उन सुधारों पे काम करे। लेकिन बस कमी एक है कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। अब जैसे ये सूचना भारतीयों को मिली, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को मिली, उनको बुरा लगा। ऑब्वियसली बुरा लगना भी था। समीक्षा भारत के लिए हो रही है, भारतीयों के का कितना विकास हुआ इस बात की जानकारी भारतीयों से बेहतर कौन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। भारतीयों को आगे किस तरीके के विकास की जरूरत है, क्या उनकी डिमांड्स हैं, कैसी मांगे हैं, इसकी जानकारी कौन दे सकता है भारतीयों से बेहतर? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कमीशन बना दिया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से ही वहीं से लोग उठा लिए, उन्हीं लोगों को शामिल कर दिया, और वो आएंगे, वो भारत का दौरा करेंगे, अलग अलग जगहों पे घूमेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे अपनी, और फिर अपनी सिफारिश कर देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मजाक हो रहा है भारत के साथ, हम स्वशासन की मांग कर रहे हैं और ये भारतीयों को किसी भी तरीके से शामिल ही नहीं कर रहे। तो भारत में 1927 से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। ये सारे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना, पीटी के लिए ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, भारत में विरोध कैसे हुआ? 1927 में भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लिखो 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। सेशन ऑफ आईएनसी 1927। ये अधिवेशन हुआ, आयोजित हुआ मद्रास में, और इस अधिवेशन में जितने भी लोग शामिल हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सदस्य इस अधिवेशन में शामिल हुए, उन सब ने सम्मिलित रूप से एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हम ये जो कमीशन आ रहा है ब्रिटेन से, जो वहां से रवाना होने वाला है, भारत पहुंचने वाला है, हम सभी इस कमीशन का विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस अधिवेशन में संकल्प लिया गया, लिखो संकल्प लिया गया, किस चीज का संकल्प? साइमन कमीशन के विरोध का। कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि लगभग जो पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो इसके विरोध की तरफ थी, विरोध के पक्ष में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा, अब यहां पे मैं लिखती हूँ साइमन कमीशन, हेडिंग बनाइए। अच्छा, वो आपने लिखा हुआ है ना, हेडिंग बनाइए, वहीं पे आप मेंशन करना। एक तरफ आईएनसी ये विरोध के पक्ष में थी, मुस्लिम लीग का इसके प्रति क्या रुख था वो लिखो, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी अधिकांश नेता, मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता इसके विरोध के पक्ष में थे। विरोध के पक्ष में, सभी नहीं, ये ध्यान रखना, सभी नहीं, अधिकांश। क्लियर?
लेकिन दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, वो सरकार के समर्थन में थी, सरकार के समर्थन में। तो पीटी में कभी कभी स्टेटमेंट बन सकती है, क्लियर, कि जस्टिस पार्टी ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, तो जस्टिस पार्टी सरकार के समर्थन में थी। क्लियर हुआ? तो ये बन गया यहां तक साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन को वहां से रवाना कर दिया गया और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। अब जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, भारत आने के बाद क्या होना था, उनका स्वागत होना था। स्वागत का तरीका अलग हो सकता है ना। तो जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, उनका तहे दिल से स्वागत किया भारतीयों ने, दिल से विरोध किया उनका, और सभी भारतीय प्रदर्शन करने लगे, मतलब काफी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और विरोध प्रदर्शन हुआ, नारे लगाए गए, स्लोगन बोले गए और काले झंडे दिखाए गए साइमन कमीशन को, कमीशन के सभी सदस्यों को। और क्या लिखा हुआ? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इस तरीके से उनका स्वागत हुआ भारत के अंदर। वो जो भारत में आए, अतिथि देवो भव। देखो अतिथि आ गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि उन आते मार पिटाई की ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया विरोध का, झंडे दिखाए गए, काले झंडे। ठीक है, तो लिखिए, भारत में आते ही साइमन कमीशन का, भारत में आते ही साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन में काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। ठीक है, अब जब भारत में उनके प्रति इस तरीके का व्यवहार हुआ, बिल्कुल भी उनका आना लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और भारतीय जनता की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि इनमें भारतीय सदस्यों का होना जरूरी था, आपको भारतीय सदस्य शामिल करने चाहिए थे। अब इसी बात को ब्रिटेन में भी मुद्दा उठाया गया, इसी बात के ऊपर भारत के तत्कालीन वायसराय और जो भारत के राज्य सचिव थे उनको भी बुरा लगा। किसके पक्ष में? कमीशन के पक्ष में, भारतीयों के पक्ष में नहीं। उन्होंने कहा विरोध क्यों कर रहे हो, प्रतिनिधित्व देने के लिए विकास की समीक्षा कर रहे हैं अभी हम, जो कमी होगी उसको फिर सुधारेंगे, आपको समर्थन करना चाहिए, आप विरोध कर रहे हो। अब भारतीयों ने कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व इसमें क्यों नहीं है, हम सुशासन की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार साइमन कमीशन, देखो उनकी तरफ से क्या कहना था कि एक बार साइमन कमीशन अपनी सिफारिश दे दे, अगर साइमन कमीशन अपनी सिफारिश में ये कहेगा कि भारतीयों को सुशासन देना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, फिर हम सुशासन भी देंगे आपको। भारतीयों ने कहा नहीं, हम कैसे यकीन कर लें कि अपनी सिफारिश में कहेगा कि सुशासन दीजिए भारतीयों को, आपने इसमें तो शामिल नहीं किया, कमेटी का मेंबर तो, कमीशन का मेंबर तो बनाया नहीं है, सुशासन देंगे आप। इसी बात को लेके भारत के तत्कालीन राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बर्किनहेड उनका नाम था, उन्होंने कहा कि अच्छा आपको क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए। स्वशासन का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने आप को इतना, स्वयं को
इतना सक्षम मान रहे हो कि आप शासन कर सकते हो, आप सुशासन की मांग कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो अपने आप को? इतना सक्षम मान रहे हो, इतना योग्य मान रहे हो कि आप शासन कर सको। लेकिन हमारी नजर से देखो तो आपके अंदर वो योग्यता है ही नहीं। अब जैसे ये बात बोली गई भारतीयों को कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, भारतीय नाराज, उन्होंने कहा ये तो गलत बात, आपने कैसे कह दिया कि हमारे अंदर वो राजनीतिक जागरूकता नहीं है, हमारे अंदर वो विचारधारा नहीं है, हम बदलाव, हम शासन नहीं चला सकते, ऐसे कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, भारत के राज्य सचिव ने कहा कि अगर आप अपने आप को योग्य समझते हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, प्रमाण दीजिए, प्रूव करो कि आप योग्य हो। भारत के जो राजनेता थे, जो पॉलिटिशियंस थे उस समय, जो राष्ट्रवादी थे, उनको चुनौती दी गई भारत के राज्य सचिव के द्वारा कि आप अपनी योग्यता को साबित करें, एक बार योग्यता साबित करें, उसके बाद देखेंगे। उन्होंने कहा क्या, कैसे करें योग्यता साबित, बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब शासन व्यवस्था चलती है तो शासन व्यवस्था नियमों के आधार पर चलती है, नियमों के आधार पर चलती है, और नियम के लिए एक किताब बनती है नियम की, जिसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो आप एक बात बताइए, आप भारत में कैसी शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं? वैसे संविधान का पहले प्रारूप तैयार करके दिखाइए। अगर आप भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं तो प्रारूप से ही हमें समझ में आ जाएगा कि आप कैसा शासन कर सकते हैं, कैसी विचारधारा है आपकी, आपको शासन के बारे में जानकारी है भी कि नहीं। अब जैसे ये भारतीयों के पास बात आई, उन्होंने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, स्वीकार है, चुनौती स्वीकार है, जरूर करेंगे। ठीक है, अब जैसे चुनौती स्वीकार कर ली गई, उन्होंने कहा कि करेंगे कैसे? अब भारत में इतनी छोटी छोटी भी पार्टियां हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, इतनी बड़ी पार्टी है, अखिल भारतीय स्तर की। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, भारत में एक सर्वदल सम्मेलन बुलाया जाए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मतलब भारत के अंदर जितनी पार्टियां हैं सबको बुलाओ, सबको बुला लिया जाए। और ये जो चैलेंज था ना, इस चैलेंज की शुरुआत तो 1927 में जब कमीशन का गठन हुआ था उसी समय से हो गई थी। तो आपस में बातचीत बिगड़ी तभी से ही। उन्होंने कहा हम तो कमीशन को भेज रहे हैं भारत, वो तो आके समीक्षा करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, साथ में हम देखते हैं आप भी क्या प्रारूप बनाते हो, उसमें शामिल नहीं करेंगे, पैरेलली आप अपना काम करो। ठीक है, आप अपना काम करिए। अब भारत के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन, तो इसको लिखो, पहले लिखते रहो, साथ में लिखो। भारत के तत्कालीन राज्य सचिव के द्वारा, गुड मॉर्निंग मंटू, भारत के तत्कालीन राज्य सचिव के द्वारा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को यह चुनौती दी गई कि यदि भारतीय शासन को संचालित करने के योग्य हैं, शासन को संचालित करने के योग्य हैं, तो वे संविधान का प्रारूप तैयार करें, संविधान का प्रारूप तैयार करें। ठीक है, अगली लाइन लिखो, भारतीयों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया, भारतीयों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया और एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सर्वदलीय सम्मेलन
इस सर्वदलीय सम्मेलन में क्या हुआ, इसमें एक कमेटी का गठन हुआ, एक कमेटी बनाई गई। इस सम्मेलन में एक कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और युवा नेता जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो इस कमेटी के सचिव थे, चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये जो कमेटी गठित हुई ये सर्वदलीय सम्मेलन में, मतलब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में 1928 में ये हुआ और 1928 में कमेटी का गठन करके एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। मतलब इस कमेटी ने नेहरू की अध्यक्षता में, कौन से नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लिखो, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित, बेटा आप इस तरीके से भी बनाया करो, इस फॉर्मेट में भी अपने नोट्स में बनाया करो, सारा पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखो, ठीक हो, रिवीजन में आपको इजी रहेगा। लिखो, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई अच्छा, एक कुंदन क्लास में है, एक कुंदन ऑनलाइन में है। नहीं, कोई और लिखिए। एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब हेडिंग बनाइए नेहरू रिपोर्ट। हाँ जी, बर्किनहेड। अब नेहरू रिपोर्ट, बहुत ध्यान से समझना कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी के लिए। ये बताइए नेहरू रिपोर्ट किस लिए बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि जैसा वो भारत में शासन चाहते हैं उस शासन के लिए आवश्यक संविधान का प्रारूप, समझ में आ रहा है, क्या बनाया जा रहा था, संविधान का प्रारूप बनाया जा रहा था। अब एक बात बताइए, जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस क्या क्या जिक्र है, क्या क्या बातें मेंशन है उसमें। भारत की सरकार कैसी है, भारत की सरकार का स्वरूप है उसमें, है ना। हाँ, मौलिक अधिकारों का जिक्र है, कर्तव्य है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी शक्तियां उसमें हैं, है ना। तो इसी तरीके से संविधान का प्रारूप जब बनाया गया नेहरू कमेटी के द्वारा, तो उस संविधान में भी भारत में शासन व्यवस्था किस स्वरूप की होनी चाहिए, वहां से लेकर और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, सब कुछ उसमें मेंशन किया। तो उसके कुछ सिफारिश, जो रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले इस रिपोर्ट ने जो कहा वो ये कि भारत के लिए हमें डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए, भारत में डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। लिखो, भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन, लिखो, शासन के अधीन डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए।
लिखो स्वशासन। अब ये किस तर्ज पर, किसके जैसा? जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास था वैसा ही भारत में डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। अब स्वशासन मतलब जो शासन हो, जो सरकार हो, वो भारतीयों की बनी हुई हो, भारतीयों से निर्मित हो, है ना। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सिंबल के तौर पर कौन हो संप्रभु? वो ब्रिटिश रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीयों ने इस नेहरू रिपोर्ट में कहा। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में, भारत की जो सरकार हो वो संघीय सरकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संघीय सरकार होनी चाहिए, फेडरल, संघीय ढांचे वाली होनी चाहिए। संघीय ढांचे का मतलब क्या होता है बताओ? बिल्कुल, इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र भी होगा और केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारों को भी अधिकार होने चाहिए। मतलब सरकार का जो ढांचा हो वो कैसा हो? संघीय हो, संघ के रूप में काम करे। केंद्र और राज्य मिलकर एक संघ के रूप में काम करे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जब इसमें केंद्र भी होगा, इसमें राज्य भी होगा, इसका मतलब कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कुछ शक्तियां राज्य के पास होंगी, और कुछ जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। लिखो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया बताइए? केंद्र के पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर केंद्र के पास होगी तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए एक यूनिटरी फॉर्मेट भी बनेगा। अगर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास आ गई तो कहीं ना कहीं केंद्र का जो नियंत्रण है वो राज्यों से कम हो जाएगा और राज्य अपने आप को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगे। वो भारत में होना नहीं चाहिए, वो भारत में होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये क्षेत्रीय अगर राज्य व्यवस्था नहीं होती तो ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी भारत को नियंत्रित नहीं कर पाते या शायद कर ही नहीं पाते। अगर अखिल भारतीय कोई साम्राज्य रहा होता इस समय, कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति रही होती, तो किसी भी बाहरी चाहे कंपनी हो या शासन हो, वो इतनी क्षमता उनके पास नहीं होती कि संपूर्ण भारत को नियंत्रित कर ले। समझ लो, क्षेत्रीयकरण की वजह से ये संभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। अब जो राज्य हो उनका गठन किस प्रकार होना चाहिए? देखो क्या देख, आप दृष्टिकोण अपना सोच के देखिए। आप ये सोचिए कि उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे वो कैसा भारत देख रहे थे, कैसे देश का निर्माण करना चाहते थे। वो एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जहां पे संघीय सरकार हो, वो ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जहां अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। तो यहाँ नेहरू रिपोर्ट में जो आप मेंशन कर रहे हो उसको किस लॉजिक से याद करोगे? लॉजिक क्या वही सच है? किस तरीके से याद करोगे कि नेहरू रिपोर्ट कोई ऐसी कोई आम रिपोर्ट नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी इसका ढांचा था, ये प्रारूप था, एक फॉर्मेट था। ठीक है, तो राज्य कैसे गठित होंगे भारत के अंदर, राज्यों का निर्माण कैसे होगा? तो राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर। इतना समझ में आ गया सभी को? पक्की बात है, ऑनलाइन में सभी को समझ में आ गया? चलिए, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, राज्य और केंद्र मिलकर संघीय शासन व्यवस्था चलाएंगे, केंद्र के पास शक्तियां थोड़ी अधिक होंगी ताकि पूरे भारत को एक करके रखा जाए। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो संविधान बन रहा है इस संविधान का भी एक प्रमुख होना चाहिए, एक संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए। भारत में अभी कितने प्रमुख हैं?
दो हैं, एक संविधान के प्रमुख माने जाते हैं, दूसरे सरकार के प्रमुख माने जाते हैं। संविधान के प्रमुख कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति, और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कौन होना चाहिए? एक संविधान का प्रमुख होना चाहिए। और संविधान का प्रमुख कौन होगा? जो भारत के गवर्नर जनरल, जो वायसरॉय होंगे, वो संविधान के प्रमुख होंगे। अब संविधान के प्रमुख का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है, किस हिसाब से शासन चलेगा, जो भी शक्ति विभाजन लिखा हुआ है, उस संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व उनका है कि वो सही तरीके से लागू हो। ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। अच्छा, एक बात बताइए, संविधान के प्रमुख बनाया गया राष्ट्रपति को, और संविधान को लागू करने और उसकी सुरक्षा करने में राष्ट्रपति का सहयोग और कौन करता है? बेटा, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे ना। संविधान को लागू करने, संविधान की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का। क्यों ऐसा किया गया? संविधान क्या है? ये वो नियमावली है जिसमें लिखा हुआ है कि शासन कैसे चलेगा। अगर वो नियमावली, वो किताब अगर सुरक्षित हाथों में, मतलब एक तो सरकारें हैं जो बदलती रहती हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो वो तो उसमें बदलाव बड़ी जल्दी होंगे, समझ रहे हो। तो क्या किया जाए? एक ऐसे व्यक्ति को उसका प्रमुख बनाया जाए जिसका प्रत्यक्ष रूप से शासन में उतना योगदान ना हो, लेकिन उसके हस्ताक्षर के बिना कोई काम भी ना हो। वायसरॉय। वही बदल के भारत में क्या हो गए? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति जी के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं स्पेशल, वो कौन है? उनका गठन किसके लिए हुआ था? वायसरॉय के लिए उनका गठन हुआ था। ये वही है, वही रेजिम शिफ्ट हुई है वायसरॉय से राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए। और संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? वायसरॉय। अब एक तो संवैधानिक प्रमुख हो गए वायसरॉय, दूसरा संविधान की सुरक्षा करने के लिए दूसरा कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर तो न्यायालय है ही, एक अपीलीय न्यायालय भी तो होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रपोजल रखा गया था यहाँ पर। प्रपोजल, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। समझ में आया इतना? हाँ, उसके बाद ये कहा गया कि राज्य जो हैं, इन राज्यों का गठन, देखो भारत में अभी तक 1905 से क्या दिखाई दे रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कहीं ना कहीं विभाजनकारी नीतियां दिखाई दे रही थी ना। और 1905 के बाद से ये चलन होने लगा था कि मुस्लिम लीग की बार बार डिमांड हो रही थी, और जो मुस्लिम समुदाय था उनकी डिमांड हो रही थी पृथक निर्वाचन मिल गया। और अब वो डिमांड करने लग रहे थे कि कुछ जो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो अलग से मुस्लिम बहुल राज्य बना दिए जाएं। ठीक है, मुस्लिम बहुल राज्यों का गठन होना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में। और जब राज्यों का पुनर्गठन हो, ये कहा गया ना भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, तो जब राज्य बनाए जाएं, तो राज्य बनाए जाएंगे तो सीमाएं निर्धारित होंगी। तो मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं डर था, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्यों का जब पुनर्गठन हो तो जो एरियाज मुस्लिम बहुल एरियाज हैं, उन क्षेत्रों की बाउंड्री वो इस तरीके से ना बना दे कि मुस्लिम वहां पे या तो माइनॉरिटी में आ जाए या इक्वालिटी में आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको उतना ही राज्य बना दो। मेजॉरिटी उस क्षेत्र में किसकी होनी चाहिए? मुस्लिम समुदाय की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, मुस्लिम बहुल राज्य होगा, तो वहां पे पृथक निर्वाचन होगा। पृथक निर्वाचन होगा तो मुस्लिम समुदाय को ही वोट डालने का अधिकार होगा और उन्हीं को
उम्मीदवार के रूप में चुने जाने का अधिकार होगा। यहां पे क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट में सर्वदलीय बैठक थी ना, उसके द्वारा कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा धर्म के आधार पर, कि कोई एक समुदाय धर्म के नाम पर पृथक हो जाए। इस तरीके से राज्यों का गठन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ये साफ कह दिया गया इस रिपोर्ट में। और राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां नहीं होंगी, और संविधान की सुरक्षा कौन करेंगे, वायसरॉय करेंगे। और यहां पर लिखा कि राज्य का, राज्य मतलब पूरा देश, पूरा भारत, उन्होंने कहा राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्यों नेहरू रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई कि राज्य किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देगा, उसके लिए सभी धर्म समान होने चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लिखो राज्य का, यहां पे राज्य का मतलब ये वाले स्टेट से नहीं है, पूरे देश से है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भले यहां पर, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब जब धर्म की बात यहां पे आई गई, तो इन्होंने कहा नेहरू रिपोर्ट में कि हम, आपने कहा है ना कि संविधान का प्रारूप बनाइए, कैसा देश चाहते हैं आप, तो आपने जो पृथक निर्वाचन मंडल बना रखे हैं ना, हम इन सबको खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की जनता इतनी विविध है कि अगर विविधता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने बैठे तो भारत कभी भी एक नहीं हो सकता। तो पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षण दिया जाएगा अल्पसंख्यकों को। लिखो पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए। कि हम ऐसा देश चाहते हैं, हम ऐसा देश बनाएंगे जहां पे पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा, बल्कि जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां पे अल्पसंख्यक होंगे किसी भी आधार पर, तो अल्पसंख्यक को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। उनकी उस क्षेत्र में सीट रिजर्व करो, कि माइनॉरिटी में है तो क्या है ना, प्रतिनिधित्व का अधिकार तो उनका भी है। क्योंकि अगर पृथक निर्वाचक मंडल रखेंगे तो पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए, उसी तरीके से उसे बढ़ा दिया गया था अन्य धर्मों के लिए भी, ईसाई और सिख के लिए। तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है। अगर उस क्षेत्र में मान लीजिए मुस्लिम अधिक हैं और अल्पसंख्यक वर्ग कोई दूसरा भी है, तो उसके तो संवैधानिक अधिकार, उसके तो राजनीतिक अधिकार खत्म हो गए ना, तो उनके अधिकारों का क्या, तो उनकी सीटें भी रिजर्व होनी चाहिए। तो पृथक निर्वाचक मंडल ही खत्म करेंगे, आरक्षण लेके आएंगे, सीटें रिजर्व करेंगे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ये इन्होंने कहा। अब जब चुनावों की बात हो ही रही थी तो उन्होंने कहा चुनाव कौन डालेगा, मतलब चुनाव होंगे तो वोट कौन डालेगा, मतदान कौन करेगा, भारत की जनता, तो उसके लिए मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भारत कैसा होगा, 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार होगा। लिखो जी, 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार। इसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भारत की जो जनता है इसमें विविधता बहुत समय से देखते आ रहे हैं। कहीं जातीय स्तर पर कह देते हैं कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, कभी धर्म के आधार पर एक दूसरे को कम ज्यादा बोला जाता है, कभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था के आधार पर अमीर और गरीब कह के कम और ज्यादा बोला जाता है। तो उन्होंने कहा भारत का जो नागरिक होगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, उसका वर्ग कोई भी हो, उसकी आय कितनी भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो,
भारत में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑल क्लासेस। देखो, भारत के सभी वर्गों के महिला एवं पुरुष को समान अधिकार होंगे, सभी वर्गों के महिला एवं पुरुष को महिलाओं एवं पुरुषों को समान नागरिक अधिकार, मतलब समान नागरिक समझे जाएंगे। देश के नागरिक होने के नाते उनके पास अधिकार बिल्कुल समान होंगे, समान नागरिक अधिकार। तो इस तरीके से ये मुख्य मुख्य बातें थी भारत के लिए। हाँ, इनमें से नहीं, ये तो रिपोर्ट में फाइनल लिखा है ना, डिस्कशन के बाद फाइनल लिखा है। ये विरोध करेंगे मुस्लिम, वो मुस्लिम लीग आएगा, अभी रुको हाँ, अभी आएंगे। हाँ हाँ, भारत 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 ना, तब तक वहां पे भी सबको नहीं अधिकार थे इक्वली, तो भारत के अंदर ही बहुत बड़ा स्टेप था। ठीक है, तो लिखो, ये लिख लिए ना, सारे पॉइंट्स लिख लिए। तो इस तरीके से और भी कुछ पॉइंट्स थे, है ना, हमने बहुत ज्यादा इसमें मतलब लिख दिए, काफी ज्यादा पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दिए हैं, ताकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, और एक आपके अंदर एक समझ बने कि जब संविधान का प्रारूप बना, देश के शासन व्यवस्था का प्रारूप बन रहा था, तो शासन व्यवस्था में क्या क्या जरूरी है, सरकार कैसी होगी, तो संघीय ढांचे वाली होगी, केंद्र के पास कितने अधिकार होंगे, राज्य के पास कितने अधिकार होंगे, राज्य का गठन किस आधार पर होगा, फिर जो संविधान बनेगा उस संविधान के लिए उस संविधान का एक प्रमुख होगा, फिर उस संविधान को लागू करने, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर भारत के नागरिकों का क्या होगा, तो भारतीय नागरिकों को समान नागरिक अधिकार मिलेंगे। 21 वर्ष से अधिक आयु वालों को क्या होगा, मतदान का अधिकार होगा, अनलेस दे डिस्क्वालिफाइड, मतलब किसी विशेष कारण से किसी को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो सभी 21 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक मत देने का अधिकार रखेंगे। मतदान का अधिकार मतलब अपने सरकार चुनने का अधिकार, अपना शासन चुनने का अधिकार। ये उन्होंने, ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो याद रखना, नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात थी, मौलिक अधिकारों की बात थी, ये पॉइंट भी लिख लो। कहते हैं इसमें 19 मौलिक अधिकार मेंशन किए गए थे, भारतीय नागरिकों के लिए 19 मौलिक अधिकार प्रस्तावित किए गए थे। हाँ जी कुंदन, बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल सिटीजन राइट्स की बात थी, और 21 वर्ष की आयु से ऊपर सभी को वोटिंग का राइट था, तो मतलब सभी को अधिकार था, सभी को अधिकार देने की बात उसमें कही गई थी। और कितने मौलिक अधिकार मेंशन किए थे, 19 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट, 19 फंडामेंटल राइट। अब देखो, वोटिंग राइट को भी क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। कितनी बड़ी बात है, आपको पता है मौलिक अधिकार में शामिल करना। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया, 19 फंडामेंटल राइट्स का प्रपोजल था, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट। क्लियर है, ये नेहरू रिपोर्ट में था। अब नेहरू रिपोर्ट आई, वैसे तो सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा गठित कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। दो लोगों ने इसका विरोध किया। पहला, एक तो मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने विरोध किया, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने विरोध किया। क्यों? उन्होंने कहा, और सबसे विरोध में सबसे ज्यादा तेज आवाज किसकी थी पता है?
सबसे विरोध में सबसे ज्यादा तेज आवाज थी जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने कहा कि ये कैसे लिख दिया, डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश शासन के अधीन सुशासन नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं के स्वर में बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा डोमिनियन स्टेटस, तो पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब लिखो नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन। नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया। हाँ जी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास हो जाएगी। हाँ, जल्दी हो जाएगी बेटा। हाँ, ब्रिटिश का लिखिए प्रतिक्रिया, हेडिंग बना ली, प्रतिक्रिया लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही कुछ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के द्वारा डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया गया, डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया गया। लिखो इस विरोध में, इस बात के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सबसे आगे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा भी नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधानों पर, मुस्लिम लीग के द्वारा भी नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधानों पर कुंदन भी यही पूछना चाहते हैं कि ब्रिटिश का रिएक्शन कैसा था। पगला गए थे वो कह रहे थे क्या चुनौती दे दी इनको, इन्होंने तो सरकार से लेके, शासन से लेके नागरिकों तक सब कुछ बता दिया क्या होगा कैसे होगा, हम पूरे तैयार हैं, अब शासन दे दीजिए। हाँ ठीक है, सोच रहे होंगे इनको पढ़ा लिखा कर गलती कर दी, इनको ब्रिटिश, देखो पढ़े लिखे भारतीय हमेशा से थे और उनसे कहीं ज्यादा थे प्राचीन समय से ही। हाँ बस ये है कि कुछ नई जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था जिन्हें कहा गया, ठीक है, वो वहां पहले विकसित हो गई। हाँ तो वो सोच रहे थे बस हमें ही आता है। ठीक है, हाँ तो क्या लिख रहे थे आप, मुस्लिम लीग के द्वारा भी कुछ प्रावधानों का विरोध किया गया, जैसे कि, जैसे बताइए अब कौन कौन से पॉइंट्स का विरोध किया होगा, ऑनलाइन में बताओ। पृथक निर्वाचक मंडल रखना चाहिए। क्या कह रहे थे वो कि आरक्षण छोड़ो, पृथक निर्वाचन मंडल। आरक्षण तो हम लेंगे, सारे जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन तो हो गई, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात के ऊपर विरोध किया गया। और हाँ जी, नहीं इस पे नहीं, इस पे तो उन्होंने ये कहा था कि सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, तो वो तो कोई अच्छी बात थी, उसमें तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो मेन उनका जो उनकी नाराजगी थी, जो विरोध था, किस कारण से था कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। अब नाराज हो गए, अब भाई नाराज हो जाएंगे तो रिपोर्ट पास थोड़ी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए,
तो उन्होंने कहा हम कुछ संशोधन की मांग करते हैं। कहते हैं जिस समय कमेटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी उस समय मुस्लिम लीग के कुछ महत्वपूर्ण नेता मोतीलाल नेहरू जी से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा एक काम करिए, रिपोर्ट आप बना रहे हो उसमें हम जो कह रहे हैं 2-3 बातें शामिल कर दो। उन्होंने कहा क्या शामिल करना है बताइए। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि पृथक निर्वाचक मंडल रहे। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बात ये कि केंद्र की जो विधायिका होगी उसमें 1/3 सीट रिजर्व कर दीजिए मुस्लिम समुदाय के लिए। अच्छा, बोले एक डिमांड और। बोले हाँ, कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर सिंध को पहले तो बॉम्बे से अलग करिए, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए, उसको एक अलग स्टेट बनाया जाए, ऐसे ही बलूचिस्तान बनाया जाए और इसी तरीके से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से तीसरा राज्य बनाया जाए। ये तीनों ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र हों, मुस्लिम राज्य हों, मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य होने चाहिए। मतलब नए राज्यों के गठन की मांग की गई। राज्यों के गठन की मांग, राज्य किस हिसाब से गठित होंगे, क्या लिखा था, भाषा के आधार पर। और जब मुस्लिम लीग के कुछ नेता मोतीलाल नेहरू से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि 3 नए राज्यों का गठन कराओ और जब आप डिमार्केशन करो, जब बाउंड्रीज बना रहे हो ना, सीमाएं निर्धारित कर रहे हो राज्यों की, तो उस समय सीमाएं ऐसे मत निर्धारित करना कि जो पहले अभी के समय में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ठीक है, उनकी सीमाएं ऐसे मत निर्धारित करना कि या तो वो इक्वल हो जाएं या फिर माइनॉरिटी में आ जाएं, ना, बहुसंख्यक ही होने चाहिए। तो उन्होंने कहा विचार करेंगे, सर्वदलीय है ये, तो कमेटी इसी हिसाब से बनी है, तो सबके विचार के हिसाब से ठीक है। आखिरी में वो मांगे यहाँ पर नहीं पूरी हुई। अब जब मांगे पूरी नहीं हुई तो मुस्लिम लीग ने कहा हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो सारे भारतीयों को बोला है ना कि शासन का प्रारूप हो, तो हम आपकी इस रिपोर्ट में हम अपने कुछ मांगे रखते हैं, कुछ डिमांड रखते हैं। कैसी मांगे, उन्होंने कहा बना के लाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 14 पॉइंट्स डिमांड रखी गई। 14 पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए। जो मांगे थी कितनी थी, 14 मांगे थी उसमें, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे सिंध, बलूचिस्तान और अभी मेंशन करेंगे, उसको लिखवा दूंगी, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, ये 3 राज्यों की मांग की गई थी मुस्लिम नेताओं के द्वारा। अब यहाँ पे जिन्ना की अब सारी 14 आपको याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो मेजर थी उनका जिक्र हम करते हैं यहाँ पे, वो मेंशन करेंगे। हाँ, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल रहने चाहिए। लिखो, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान रहे। क्लियर। उसके बाद जो केंद्रीय विधायिका होगी, केंद्रीय विधायिका में ये विधायिका है, ठीक है, अंडरलाइन करिए इसे। केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम समुदाय के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हों। 1/3 सीटें आरक्षित हों। कहां पर, केंद्र की विधायिका में। देखो, एक पॉइंट और चाहो तो लिख लो, वैसे याद भी रख सकते हो उसको। जब नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि संघीय ढांचा होगा, तो संघ में केंद्र और राज्य होता है,
और केंद्र और राज्य होते तो केंद्र कैसा होगा, केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम होना चाहिए, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, दो सदनीय व्यवस्था होनी चाहिए। और जो प्रांत है वहां पर द्वैध शासन नहीं होना चाहिए, जो कि पहले से चला आ रहा था कि द्वैध शासन ना हो, राज्यों के पास अधिकार होने चाहिए, स्वायत्त अधिकार होने चाहिए, और केंद्र में दो सदन वाली सरकार हो। ऐसा उन्होंने रखा कि भारत में ऐसी सरकार होगी। अब जब केंद्र और राज्य की बात हो रही थी तो यहां पे भी मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, केंद्रीय विधायिका हो, द्वैध शासन। बेटा आपको याद है आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, है ना, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो उसमें जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो किसके पास थे, गवर्नर के पास थे, है ना, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मिनिस्टर्स के पास थे। तो ये दो तरीके का शासन लागू हो गया ना जनता के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि इनका कोई रोल नहीं है, इनको हटाइए, ये सिर्फ अनुमति दे और स्वायत्तता दे दीजिए, स्वायत्त शासन हो प्रांतों में। तो पूरी की पूरी जो जितने भी कार्यभार है वो सारा सरकार के ऊपर ट्रांसफर किया जाए, प्रांत की सरकार के ऊपर ट्रांसफर किया जाए। जैसे उसमें हमने देखा था राजस्व हो गया, वित्त हो गया, सिंचाई हो गए, ये सभी गवर्नर के पास आरक्षित थे। तो ऐसे में जो चुने हुए जो मंत्री हैं वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, बिना वित्त और अर्थव्यवस्था के कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए तो आप देखो आज भी भारत की जो शासन व्यवस्था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन थोड़ी है। राज्यों में राज्यपाल है और साथ में चुनी हुई सरकार है। समझ में आ रहा है? अभी के समय में क्या है, गवर्नर है ना स्टेट्स में, तो ये कौन से गवर्नर है, ये वही रिजीम चला आ रहा है। ये बस क्या हो गया, चुनी हुई सरकारों के पास अधिकार ज्यादा हैं। और आप अभी भी देखिए ये जो राज्यपालों का जो चुनाव होता है, गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं, चुनाव नहीं अपॉइंट होते हैं, ये बताइए कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कहाँ है, एक तरीके से पूरे संविधान के प्रमुख हैं। तो उनका चुनाव राज्य में ही क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर उनको भी राज्य में चुना जाएगा तो एक तरफ चुनी हुई सरकार हो जाएगी, एक तरफ राज्यपाल हो जाएंगे, दोनों कहेंगे हमें भी तो इसी राज्य की जनता ने चुना है, हमें भी इसी राज्य की जनता ने चुना है, दोनों लड़ेंगे। और अगर ऐसा ही था तो राज्यपाल का पद भी क्यों रखा गया, राज्यपाल का पद क्यों रखा गया, ताकि केंद्र का नियंत्रण बना रहे, राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण बना रहे। काम करेगी सारी राज्य की चुनी हुई सरकार ही, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेकिन जो भी कानून बनेगा उस पे फाइनल अप्रूवल किसके होंगे, गवर्नर के, साइन किसके होंगे, गवर्नर के। गवर्नर किसका चुना हुआ है, किसने अपॉइंट किया हुआ है, राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं, मंत्रिपरिषद। तो मतलब इनडायरेक्टली गवर्नर किसके हिसाब से काम करेंगे, केंद्र के हिसाब से। समझ में आ रहा है, केंद्र का इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट। तो वही बस ये समझ लीजिए, जो आज की जो आधुनिक जो व्यवस्था है ना उसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। तो क्या कहा जा रहा था कि द्वैध शासन खत्म कर दो और राज्यों में चुनी हुई सरकार को अधिकार दे दीजिए। जो विषय है राज्य के, जो विषय आपने बोले हैं वो सारे विषय किसके पास होने चाहिए, वो चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए। ये बात कही गई थी, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है। तो केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम समुदाय की 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य की परिषदों में, परिषद समझ गए, परिषद कार्यपालिका, एक हो गई विधायिका, दूसरी कार्यपालिका। तो परिषदों में 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तो एक तो ओवरऑल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, जो केंद्रीय विधायिका होगी, पूरे देश के लिए जहां पर कानून बनेंगे वहां पे भी 1/3 सीट किसकी होनी चाहिए, मुस्लिम समुदाय की होनी चाहिए। देखो बड़ा सोच विचार करके उन्होंने ये
मांगे रखी। क्यों? कि अगर 1/3 सीटें अगर रिजर्व हो जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जहां साधारण बहुमत से कानून बन जाता है। साधारण बहुमत 1/3 तो मुस्लिम जनसंख्या है, समुदाय की सीटें होंगी होंगी, थोड़ा बहुत दूसरे समुदाय के लोगों का भी अगर समर्थन मिला तो वो चीज पास हो जाएगी। क्यों उन्होंने ऐसा विचार रखा? क्यों कहीं ना कहीं ये मानसिकता उनके दिमाग में भर भी दी गई, कुछ ये डर उनके अंदर अपने आप भी आया। क्यों आया? एक लंबे समय से भारत में मुस्लिम शासन रहा, समझ रहे हो? अब सत्ता ब्रिटिश के हाथ में आई, ब्रिटिश के हाथ में थी तब तक बात कुछ और नहीं थी। जब वो वापस भारतीयों के पास आएगी तो जेन्युइन सी बात है, जो इतने लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया वो वापस क्या सोचेंगे? इस शासन में हमारी भागीदारी बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो? इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें आरक्षित करने की मांगे कर रहे थे। दूसरा, जो ब्रिटिश शासन था वो कभी नहीं चाहता था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहें, तो वो हमेशा से उनको डर दिखाते थे कि देखो बहुसंख्यक जो जनसंख्या है भारत की वो कौन है? नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू है। सारे के सारे हिंदू भी नहीं है लेकिन नॉन मुस्लिम कहते हैं हम। हालांकि वैसे तो हिंदू जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदुओं के अलावा भी और भी लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पिछड़ जाएं। इतने वर्षों तक आपने शासन किया है, तो अब जो शासन व्यवस्था हो उसमें आपकी भी भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए। तो वो जो डर जो घुसाया गया उनके अंदर, जो उनके दिमाग के अंदर वो थॉट डाला गया, तो वो भी कैसा था? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी उनकी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा कि जो परिषदें हैं उन परिषदों में भी 1/3 जो सीटें हो रिजर्व हो, किसके लिए? फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन। क्लियर? इतना समझ में आया? इसके बाद केंद्र और राज्य की परिषद, विधायिका, और ये कहा गया कि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं, लिखो मुस्लिम बहुल राज्य, की सीमा निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए। मतलब वो बहुसंख्यक रहें। जहां पर पहले से मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहां पर जब राज्य बनाया जाए तो वो राज्य कैसा होना चाहिए? मुस्लिम बहुसंख्यक ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद जिन राज्यों में, लिखो भारत के अन्य क्षेत्रों में, मतलब एक तो हो गया मुस्लिम बहुल क्षेत्र, इनके अलावा जो क्षेत्र हो वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। हाँ, एक तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गए, इनके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर क्या होना चाहिए? जो माइनॉरिटीज हैं, जिनमें मुस्लिम माइनॉरिटी भी शामिल है, तो वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें रिजर्व होनी चाहिए। लिखो, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र और रिजर्वेशन लिखिए। अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग की सीटें, ये बात है बिल्कुल। देखो, जिन्ना बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थे, बस थोड़ी सी गलती कर गए, वो थोड़ी सी गलती कर गए। देखो, उन्होंने अलग देश बना लिया, चलो बना लिया, लेकिन उसकी रणनीति अच्छी बना के जाते, शासन व्यवस्था उसकी मजबूत बना के जाते। आज वहां पे क्या हो रहा है? किसी एक धर्म के नाम पर देश का गठन करना, है ना, वो सही नहीं है। उसके नागरिकों का ख्याल करिए ना, देश तो नागरिकों से चलता है ना। फिर उसकी शासन व्यवस्था को ऐसा बनाइए कि शासन व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि नागरिकों का विकास हो, उद्धार हो उनका, है ना। तो ये सारी चीजें काफी वो है ना, ये सब ब्रिटिशर्स का किया धरा। और कुछ बातें जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी डेवलप हो गई फिर कुछ नेताओं में, और उन कुछ नेताओं के
थॉट प्रोसेस से, उनके विचारों की वजह से बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ। ठीक है, वरना देखिए पाकिस्तान भी हमारा होता, बांग्लादेश भी हमारा होता, हाँ सारा ही हमारा होता। वैसे तो हम भारतीय हैं, हम तो कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा घर है, हम तो सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, भारत जैसा कोई नहीं है और भारतीयों जैसा भी कोई नहीं है। मैंने एक दिन आपको एग्जाम्पल दिया था ना, भारतीयों जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। आप जरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जरा अपने बैग संभालने की जिम्मेदारी देके जाएं। आप जाइए, बैग रख जाइए, किसी को बस बोल के चले जाइए, भैया दीदी जो भी बैठे हो, अंकल आंटी जो भी बैठे हो, ठीक, अंकल आंटी बोलोगे तो थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा सम्मान के साथ। ना ना, अरे बिल्कुल सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे, बस वो जैसे माइंडसेट के ना 2 मिनट ऑब्जर्व करके उनके हिसाब से बात कह दो, पर तरीका बस आपको आना चाहिए उनसे बात कहने का। सब अच्छे हैं, आप रख के जाइए बैग कभी। हाँ? ना ना नहीं होगा, आप किसी कह के जाओगे ना, पता क्या होगा, जब आप रख के जाओगे ना तो 4 लोग सुन रहे होंगे वहां आसपास वाले, किसी एक से तो कहोगे नहीं। भारतीय कैसे हैं, जिसको जिम्मेदारी मिल गई वो तो निभाता ही निभाता है, जिसको नहीं मिली वो भी निभाता है। अगर आपने जोर से बोल दिया दादाजी हमारे बैग का ध्यान रख लीजिएगा, अभी आ रहे हैं, दादाजी तो सुनेंगे सुनेंगे, उनके अगल बगल में जितने भी ताऊ जी, चाचा जी, भैया सारे बैठे होंगे ना, वो सारे, उन सब का ध्यान सबसे पहले उस बैग पे जाएगा कि अच्छा ये बैग इसका, इसी का कह के गए हैं, ठीक है जी। अब कोई चुरा नहीं सकता उस बैग को, क्योंकि जिससे कह के गए हैं अगर वो भी हरकत करेगा ना तो वो दूसरा कह देगा रख दे रख दे, वो बच्चा बोल के गया रख दे बैग रख दे। अरे क्योंकि आपने बोल ही क्या दिया, आपने बाबा दादा काका ताऊ अपने नाम ही ऐसे रख दिया, तो मना कर ही नहीं सकते। ये भारत है भाई, भारतीय अलग होते हैं, समझ रहे हो ना, खुश होना चाहिए। रिश्ते निभाने में एक नंबर, अपना भला हो या ना हो, अपनों का भला होना चाहिए। ठीक है, अब लगता होगा आपको कि इंडिया में थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, व्यक्तिवाद आ रहा है, खुद खुद का सोचते हैं, वो भी बेचारे कम ही सोचते हैं। जो हम कहते हैं ना खुद ही खुद का सोचते हैं, अपना अपना भला सोचते हैं, वो भी बेचारे बाहर के लोगों की तुलना में बहुत कम ही खुद का सोचते हैं। एक आध डिसीजन अपने हिसाब से सोच लिया तो क्या हो गया। ठीक है, चलिए छोड़ भाई, इतना ही काफी है। भारत की, हम सभी भारतीय, हम सबको पता है हमारे अंदर कितनी खूबियां हैं। हाँ, अब देखो कमियां तो हर जगह होती हैं, क्या करें। चलिए क्या क्या पॉइंट्स लिखे एक बार बताइए मुझे। पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पे राज्यों का निर्धारण भी ऐसे ही हो कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहे, उनकी बाउंड्रीज इस तरीके से ना बने कि वो इक्वालिटी या माइनॉरिटी में आ जाएं। जहां जिन क्षेत्रों में माइनॉरिटी में है वहां पे उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। और एक पॉइंट और लिखो, विधायिका में जब भी निर्णय हो, जब भी कोई कानून बनाया जा रहा हो पूरे देश के हिसाब से, सुनो पहले ध्यान से, जब भी पूरे देश के हिसाब से कानून बनाया जा रहा हो और अगर देश की किसी भी माइनॉरिटी ने, स्पेशली वो किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर देश की माइनॉरिटी ने थ्री फोर्थ माइनॉरिटी ने ये कह दिया कि ये जो कानून है ये हमारे हितों के विरुद्ध है, तो वो कानून रद्द हो जाए, रद्द होना चाहिए, वो कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर 3/4 की मेजॉरिटी में अगर किसी माइनॉरिटी ने ये कह दिया कि ये कानून हमारे हितों के खिलाफ है, तो वो फिर पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखो, कोई भी कानून उस परिस्थिति में पास ना हो या बनाया ना जाए यदि कानून नहीं, लिखो बिल, लिखो बिल, लिखो कोई भी बिल उस परिस्थिति में पास ना हो यदि
अल्पसंख्यक वर्ग के, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के 3/4, 3/4, 3/4 लोगों ने उस बिल को अपने हितों के विरुद्ध कह दिया जाए तो, अपने हितों के विरुद्ध माना जाए। पूरी लाइन पढ़ लेना पूरी लाइन पढ़ लेना ठीक है, कहीं कुछ समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ज्यादा लंबी लाइन होती है ना, गड़बड़ हो जाती है। मतलब समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे लिखिए। नए राज्यों की मांग, 3 नए राज्यों की मांग कौन कौन से राज्य? सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट पॉइंट, सभी धर्मों को सीमा प्रांत, ये पूरा एक ही नाम है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस। ये जो एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके, सभी धर्मों को समान अधिकार हो, सभी धर्मों को समान अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता, सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी। ये समझ लीजिए कि जितने भी 14 पॉइंट्स थे वो सभी इसी के आसपास थे। ठीक अब साइमन कमीशन हो गया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट हो गई, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगे हो गई। अब जो जिन्ना की जो मांगे थी, इन मांगों के ऊपर प्रतिक्रिया लिखो। हाँ, जिन्ना की मांगों पर प्रतिक्रिया, अब इस पर भी तो प्रतिक्रिया आएगी ना। अब इस पर प्रतिक्रिया किसने दी? जैसे अलग अलग संगठन थे, जैसे मुस्लिम लीग अपना एक अलग संगठन था मुस्लिम समुदाय का, उसी तरीके से एक हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा अखिल भारतीय स्तर पर। अब हिंदू महासभा की तरफ से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि ना तो अलग से मुस्लिम बहुल राज्यों का गठन किया जाए, ना पृथक निर्वाचक मंडल का गठन रहे, सीटें आरक्षित हों, जो सीट्स हों वो रिजर्व हों, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होने चाहिए और नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। क्योंकि यदि भारत, और उनका लॉजिक, उन्होंने तर्क क्या दिया, उन्होंने कहा यदि भारत में किसी एक अल्पसंख्यक धर्म के अनुसार राज्यों का गठन हो जाएगा तो भारत के अंदर और भी अल्पसंख्यक धर्म हैं, सिर्फ मुस्लिम धर्म ही अल्पसंख्यक नहीं है, भारत के अंदर और भी अल्पसंख्यक धर्म हैं। फिर वहां के लोग भी आपसे पृथक पृथक राज्यों के निर्माण की मांग करेंगे, और जब आप धर्मों के आधार पर जब राज्य अलग बना दोगे तो उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल भी होगा, और जब पृथक निर्वाचक मंडल होगा तो इसका मतलब अब उस पृथक निर्वाचक मंडल में मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गए, ये मुस्लिम राज्य बन गए, एक क्रिश्चियनिटी से बन गया, एक सिख बन गए,
एक अदर्स, और भी तो रहते थे भारत में, है ना। अब एक बात बताइए, अब यहाँ इन क्षेत्रों में क्योंकि बहुल है ना, बहुलता है, बहुसंख्यक है, सभी तो नहीं है ना, तो जो भी यहाँ पे माइनॉरिटी रह गई, जो इस क्षेत्र में माइनॉरिटी रह गई, अब या तो इन क्षेत्रों में माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं हो, तो फिर भारत के अंदर समान नागरिक अधिकार कैसे रह गए भाई? व्यवसाय करने की, है ना, कहीं पर आप रहने की, आवास की स्वतंत्रता तो सबको होगी ना, मौलिक अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता। तो उन्होंने कहा कि या तो फिर ये भी ना हो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहे तो पृथक निर्वाचक मंडल के अनुसार अधिकार सारे किसके? मतदान का अधिकार और चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, ये सारे अधिकार तो फिर यही इनके हो जाएंगे, सिख के हो जाएंगे, क्रिश्चियन के हो जाएंगे, अदर के हो जाएंगे। और इन क्षेत्रों में जो अल्पसंख्यक रह जाएगा, चाहे इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक रह गए हों, सिख वाले में, यहाँ क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम रह गए हों, अदर्स में सिख रह गए हों, मतलब या हिंदू रह गए हों, कोई भी, जितने बहुल क्षेत्र होंगे वहां पर जो भी अल्पसंख्यक वर्ग रह जाएगा, या तो उसके राजनीतिक अधिकार का हनन होगा, है ना, या फिर दंगों की स्थिति बनेगी, आपस में लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम ना किया जाए कि देश कई हिस्सों में विभाजित हो। तो लिखो, हिंदू महासभा के द्वारा धर्म के आधार पर ऑनलाइन वालों के लिए भी कुछ कीजिए, इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं। बेटा आंसर्स तो कैसे चेक करेंगे आपके? आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करिए आपके आंसर्स के लिए, ठीक है। देखो ऐसा तो है नहीं पूजा मैडम यहाँ ऑनलाइन में धीरे से कुछ बोल दे रही हैं और ऑनलाइन वालों से छुपा रही हैं, कह रहे हम आपको नहीं बताएंगे। इक्वालिटी है, देखो ऐसी बात नहीं है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तो मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ आपके। हाँ, क्या लिख रहे थे? हिंदू महासभा के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल, हाँ, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया गया, साथ ही मुस्लिम बहुल नए राज्यों के गठन पर का भी विरोध किया गया, साथ ही मुस्लिम बहुल नए राज्यों के गठन का भी आप ऑनलाइन वाले सभी नोट्स बना रहे हैं आप? क्या बात है, वेरी गुड आंचल, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हाँ सीरियसली, वो मेरी बातों को सुन के, वीडियोस को देख के वो अपने ऑनलाइन नोट्स, वो अपने नोट्स बना रहे हैं इंग्लिश में। दैट इज गुड, शाबाश। देखो इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं लगन, ठीक है। ऑफलाइन वाले तो सभी अच्छे हैं ही, ऑनलाइन वाले भी अच्छे हैं, ऑफलाइन वाले हैं कि नहीं, यकीन है कि नहीं खुद पे, है ना? ठीक है, लिख लिया। तो मुस्लिम बहुल राज्यों के गठन का भी विरोध किया और पृथक निर्वाचक मंडल का भी विरोध किया। ये हो गया 1928 तक की सारी कहानी हो गई। अब साइमन कमीशन का क्या हुआ? अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये भी प्रस्तुत की गई और जो जिन्ना की जो मांगे थी वो भी पहुंच गई शासन के पास, दोनों पहुंच गई। अब ब्रिटिश शासन ने देखा, पूरी रिपोर्ट पढ़ी, नेहरू रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा अच्छा शासन का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, शाबाश। अब एक काम करते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशें आ जाने दीजिए, उसके बाद भारत के लिए और भारतीयों के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। देखो यकीन हुआ उन्हें। अब साइमन कमीशन लिखो, साइमन कमीशन की कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना ये, एक दो लाइनों का स्पेस छोड़िए, फिर स्टार मार्क करके लिखिए। साइमन कमीशन के द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट या अपनी सिफारिशें लिखो, अपनी सिफारिशें
प्रस्तुत की गई 1930, 1930। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या? देखो, एक रिपोर्ट किसकी चली गई? नेहरू रिपोर्ट गई। दूसरा, जिन्ना की मांगे। और तीसरा, अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट या साइमन कमीशन की सिफारिशें, रिकमेंडेशंस। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि भारत के अंदर, देखो इन्होंने भी जो ऑब्जर्व किया साइमन कमीशन ने, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कैसे बनाई? हमने वो लाहौर वाला जिक्र किया, लाठीचार्ज वाला, है ना, कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा की और वहां पे हर चीज का ब्यौरा लिया कि किस तरीके से भारत की आय होती है, भारतीयों की शासन में कितनी भागीदारी है, कहाँ कहाँ प्रशासनिक अधिकार है उनके पास, कितना उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, प्रतिनिधित्व और कैसे दिया जाए, भारतीयों की मांगे कैसी पूरी की जाए। तो ये सारी बातों पे उन्होंने जानकारी इकट्ठी की और इसी तरीके से वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए लाहौर। और लाहौर में जब वो पहुंचे तो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे जब वो पहुंचे तो इतनी वहां पे लाहौर में पहले, उनके आने से पहले सूचना मिल गई थी। तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और पूरे स्टेशन को जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन जो आया है वो स्टेशन से ही वापस लौट जाए, लाहौर में उसे एंट्री नहीं करने दी जाएगी, स्टेशन से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और बाद में साइमन कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए लाठीचार्ज के आदेश दिए गए और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु, घायल हो गए बहुत ज्यादा, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अब एक घटना ये बहुत बड़ी हो गई देश के अंदर कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो भी गरमपंथी दल के नेता, गरमपंथी विचारधारा वाले नेता, है ना, लाठीचार्ज के दौरान ब्रिटिश शासन के द्वारा घायल किए गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब देश अब बख्शा नहीं जाएगा। ये विचार अब भारत के अंदर आए। उन्होंने कहा अब ये आपने गलत कर दिया है। अब एक तरफ पहले ही नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ हो गए थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, अब ये भी घटना हो गई लाला लाजपत राय के डिमांड। सब उन्होंने कहा कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला अधिवेशन लाहौर में होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला सेशन कहां होना चाहिए? लाहौर में होना चाहिए। बोले अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू बोले मैं। किन को अध्यक्ष बनाया गया था? मतलब उन्होंने भी खुद का भी नाम रिकमेंड किया, बाकी लोगों ने भी उनका नाम रिकमेंड किया। तो अध्यक्ष किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो कल हम 1929 आईएनसी का सेशन पढ़ेंगे, उसमें कई संकल्प लिए गए। ठीक है, बड़े स्तर पर, भारतीय स्तर पर आंदोलन की भी शुरुआत की गई, भारत का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, ध्वज फहराने की बात की गई, है ना, बहुत बड़े बड़े संकल्प लिए गए 1929 के सेशन में। तो अभी सिर्फ याद रखो कि 1929 में सेशन हुआ, लाहौर में, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ 1930 में रिपोर्ट आई किसकी? साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत के अंदर, भारत में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, संशोधन किए जाने चाहिए, संशोधन किया जाए। लिखो, संशोधन किया जाए। किसमें? 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में संशोधन करने की बात की। अब इस अधिनियम में क्या संशोधन? अब आप 1919 का अधिनियम बताओ, आप और ऑनलाइन वाले, फिर मैं बताऊंगी संशोधन। 1919 की खास बातें बताइए, क्या था उसमें? प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई थी, हाँ। अच्छा, और
पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, ठीक है, उसके लिए भी एक पॉइंट है। पहले काम करते हैं, मैं साइड में यहाँ पे ऐसे मेंशन करती हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे, फिर उन्हीं से रिलेटेड क्या संशोधन होना चाहिए इनकी सिफारिश में जो मेंशन किया गया। समझ में आ रही बात? तो 1919 में पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, इसका विस्तार किया गया था अन्य धर्म के लोगों के लिए, है ना, ये एक पॉइंट था। दूसरा क्या कहा गया था, प्रांतों में कैसी व्यवस्था थी, प्रांतों में कैसी शासन व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी। डायरकी इन द स्टेट, है ना। उसके बाद केंद्र के पास अधिक शक्तियां थी, केंद्र के पास अधिक शक्तियां थी। प्रांतों में द्वैध शासन तो था, और द्वैध शासन में कौन कौन थे, मंत्री थे चुने हुए, और उसके बाद कुछ आरक्षित विषय थे किसके पास, गवर्नर के पास। अब इन्हीं 2-3 बातों को याद रखना। और अब कौन कौन से संशोधन की सिफारिश साइमन कमीशन ने की, वो तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि उन्होंने 1919 के अधिनियम में संशोधन की बात की। दूसरा पॉइंट लिखिए, केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव। प्रपोजल रख रहे हैं, सिफारिशें कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, निम्न सदन और उच्च सदन। कहीं ना कहीं ये चीज 1919 में आ रही थी, लेकिन अब क्या कहा गया कि ये जो 2 सदन हो, इसमें चुने हुए जो लोग हों उनके पास अधिकार ज्यादा होना चाहिए, मतलब इलेक्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा चुने हुए लोग होने चाहिए, यहाँ पर केंद्र में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। लिखो, भारतीयों के, ब्रैकेट में लिख देना, भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि। दूसरा पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के लिए उन्होंने कहा या प्रांतों के लिए कहा। प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन, तो इन्होंने सिफारिश दी, इन्होंने कहा कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए, प्रांतों के द्वैध शासन की समाप्ति या द्वैध शासन का अंत। अब जब द्वैध शासन हट जाएगा तो प्रांतों में क्या होना चाहिए, पहला इन्होंने पहली बात क्या कही प्रांतों के लिए कि द्वैध शासन हटा दिया जाए। उसके बाद प्रांतों में स्वायत्त सरकारों का, प्रांतों में, शब्दों पे ध्यान देना, स्वायत्त एवं उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी सरकारों का गठन हो। समझ में आ रही बात? प्रांतों में क्या होना चाहिए, स्वायत्त होनी चाहिए। स्वायत्त सरकार होगी मतलब चुनी हुई सरकार हो, निर्णय अपने हिसाब से ले, अपनी जरूरत अपने हिसाब से निर्णय ले, और उत्तरदायी हो, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जनता के द्वारा चुनी गई होगी तभी तो उत्तरदायी होगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है पृथक निर्वाचक मंडल, इस पे साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ भी कहे, हिंदू महासभा कुछ भी कहे, भारत में जब तक सांप्रदायिक मुद्दा चल रहा है तब तक पृथक निर्वाचक मंडल बने रहने चाहिए। तो जब तक बना रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा तब तक बना रहेगा। लिखिए जब तक सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है, जब तक सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है तब तक पृथक निर्वाचक मंडल
का प्रावधान जारी रहे। क्लियर? अब इसमें अच्छी बात, खास बात क्या थी, इसको आप स्टार मार्क करिए और यहां पे लिखिए प्रांतों में, ये जो है इसको ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। मैंने आपको कई बार बोला है हाइलाइटर लेकर आया करिए, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लीजिए दूसरे कलर के पेन से। प्रांतों में स्वायत्त और उत्तरदायी सरकार का गठन, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत, केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था, भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि। जब यहाँ पे उत्तरदायी सरकार होगी, इसका मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारत में, इनडायरेक्टली क्या कहा, भारत में भारतीयों के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का गठन अब होना चाहिए। समय आ गया है, भारतीय उस चीज के योग्य बन रहे हैं। और सबसे लास्ट में लिख दीजिए, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। अब इस पर ब्रिटिश शासन की कुछ प्रतिक्रिया। अब शासन के पास तो 3 रिपोर्ट चली गई ना, नेहरू रिपोर्ट गई, जिन्ना की रिपोर्ट गई, डिमांड्स, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि अब वो समय आ गया है भारत की तरफ सुशासन बढ़ाया जाए, अब भारतीयों को सुशासन दिया जाए। अब उन्होंने तो 1930 के बाद सुशासन का मन बनाया, 1929 में भारतीयों ने क्या कह दिया था, मत दो स्वशासन पूर्ण स्वराज। और साफ शब्दों में कहा गया कि अब भारतीयों को पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। अब ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया में लिखो, ब्रिटिश शासन ने साइमन कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया, साइमन कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया, इसी के आधार पर हाँ जी 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसी के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। हाँ? अब 1937 में प्रांतीय चुनाव भारत में भी, अच्छा वहां पे, हाँ वहां पे, और वहां पे गवर्नमेंट जीती, ठीक है, और भारत के प्रति धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख भी चेंज किया कि अब तो सुशासन देना पड़ेगा। देखो जब तक सुशासन मांग रहे थे तब तक उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व बढ़ा देते हैं, जब पूर्ण स्वराज मांगा तो उन्होंने कहा कि सुशासन दे देते हैं। क्लियर? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसी आधार पर आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। और भारत सरकार अधिनियम में यही है, प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया था, प्रांतों में स्वायत्त सरकार के गठन की बात कह दी थी, उत्तरदायी सरकार के गठन की बात कह दी थी, केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम आ गया था, 2 सदनीय व्यवस्था है ना, उच्च सदन और निम्न सदन, और जो निम्न सदन होगा वहां पर चुने हुए सदस्य ज्यादा होंगे। निम्न सदन मतलब लोकसभा आज की, है ना, लोकसभा, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि निम्न सदन में बैठेंगे, तो जनता के द्वारा चुने हुए बैठेंगे तो वो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो जाएगी। अब सोच के देखिए, चलो ठीक है, भारत को स्वतंत्रता अमेरिका की तरह तो नहीं मिली, लेकिन भारत ने उपनिवेश रहते रहते अपना एक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करवा लिया था। इसीलिए तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को हम 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं पढ़ते, इतना लंबा संघर्ष था। कैसे कैसे भारतीयों ने, उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने कितने संघर्ष किए, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने मेथड से
प्रयास किए, उसी का मिला जुला रूप ही तो, जो परिणाम था वही तो भारत की स्वतंत्रता था। अमेरिका की तरह नहीं किया। अमेरिका ने क्या किया था कि हम अमेरिका के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी और के द्वारा प्रदान की जाए। स्वतंत्रता क्या है? मन का विचार है। हमने मान लिया कि हम आपके अधीन हैं तो हम अधीन हैं, और हमने मान लिया कि हम स्वतंत्र हैं तो हम स्वतंत्र हैं। समझ रहे हो? और हम स्वतंत्र हैं, हमने कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश हमारा अमेरिका देश है। अब अगर ब्रिटेन हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करता है तो हम इसे विदेशी आक्रमण समझ लेंगे, और विदेशी आक्रमण के प्रति तो जो जवाबी कार्रवाई होती है वो तो हमें फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अमेरिका का तरीका था। ठीक है, जब मॉडर्न वर्ल्ड आप पढ़ोगे, बहुत सारी क्रांतियां पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारत के अंदर भी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का भी बाहर बहुत प्रभाव पड़ा। समझ रहे हो? तो समझ में आ गया ये 1935। कल हम पढ़ेंगे, ये अधिनियम पढ़ेंगे। 1929 से शुरू करेंगे, लाहौर सेशन से। लाहौर सेशन होगा कल, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस होंगी। कल तो गोलमेज सम्मेलन डिस्कस होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, चलोगे ना दांडी मार्च पे? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। रिवीजन करना, जो कुछ भी पढ़ा है उसे बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि क्वेश्चन आपके ना छूटें। ठीक है, पीटी में भी आपका कवर हो जाए। एनसीईआरटी और पढ़ लीजिए, बहुत उपकार होगा आपका खुद पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, ऑनलाइन में भी सभी को थैंक यू सो मच। यस प्लीज। हाँ हाँ, कहीं का पूछिए।